Hi everyone, I'm Veeni Laggar. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I hope your study is going well. हमने शुरू करा था रिएक्टिव इंटरमीडिएट का चैप्टर जिसके अंदर हमने कार्बोकेटाइन को डिस्कस करा था वीडियो लेक्चर नंबर 1 में. दिस इज सेकेंड वीडियो लेक्चर और आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कार्ब एनायन को. कार्ब एनायन में आप देख सकते हो कार्ब इट मीन्स कार्बन एटम और एनायन इट मीन्स आपका होगा नेगेटिव चार्ज. तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज को हम बोलेंगे कार्बेनायन और कार्बेनायन का जनरेशन स्टेबिलिटी और रिएक्शन को हम डिस्कस करना शुरू करते हैं. देखिए सबसे पहले तो इस जो मटेरियल था उसके अंदर से मैंने पीडीएफ बनाई हुई है ताकि आप एज इट इज़ इस चीज़ों को एग्ज़ाम के अंदर लिख सको. कई जगहों पे आपको थियोरिटिकल जो पोर्शन है वो देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ इक्वेशन देखने को मिलेगी जो आपको समझनी होती है. थियोरी वाला जो पोर्शन होगा वो आप अपने वर्ड्स में एग्जामिनेशन में पेपर में लिख सकते हो. तो उसको डिस्कस करने के लिए हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम मेन चीज़ों को देखना शुरू करते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे जनरेशन ऑफ कार्बेनाइन. उसके कुछ टाइप्स होते हैं कि इतनी टाइप से आप कार्बेनाइन को फॉर्म कर सकते हो. तो आप यहाँ पे देख सकते हो नंबर 1 पे मैंने लिखा है फ्रॉम एस्टर्स. एस्टर्स यानी कि COOR ग्रुप. तो एस्टर्स में से हम कार्बेनाइन को किस तरीके से फॉर्म करेंगे? बाय ट्रीटिंग डिफरेंट एस्टर्स इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस. स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में अगर हम एस्टर्स को ट्रीट करते हैं तो वो हमें मिलेगा कार्बेनाइन. इथाइल एसीटेट का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है. इथाइल यानी कि C2H5 ग्रुप और एसीटेट यानी कि CH3COO ग्रुप. अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि सोडियम इथोक्साइड NaOC2H5 इट मीन सोडियम इथोक्साइड के साथ इसे ट्रीट करेंगे तो क्या होगा? CH2 ये जो CH3 ग्रुप है वहाँ से एक हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन हो जाएगा. बेस हमेशा क्या करता है? बेस हमेशा प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने का काम करेगा. तो आप यहाँ पे देख सकते हो COOC2H5 ग्रुप एज इट इज़ है. इथाइल एसीटेट में से यहाँ पे CH3 था, उसमें से एक हाइड्रोजन हमने एब्स्ट्रैक्ट कर लिया तो हमें मिलेगा CH2 नेगेटिव यानी कि कार्बेनाइन का यहाँ पे फॉर्म होता हुआ आपको दिखेगा. वो हाइड्रोजन जो एब्स्ट्रैक्ट हुआ वो कहाँ पे जाएगा? तो वहाँ पे जाएगा. C2H5O माइनस है तो इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा. C2H5OH यानी कि इथेनॉल का बाई प्रोडक्ट के तौर पे फॉर्मेशन होगा. हाइड्रोजन एटम अटैच टू मिथाइल ग्रुप गोज आउट फर्स्ट बिकॉज इट इज़ नियरर टू C डबल बॉन्ड O ग्रुप. यानी कि कार्बोनिल ग्रुप से अटैच जो कार्बन एटम होगा वहाँ से आपका निकलेगा हाइड्रोजन एटम. वाइल हाइड्रोजन एटम ऑफ C2H5 में तो 5 हाइड्रोजन है लेकिन वो डायरेक्टली कार्बन डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ नहीं है. कार्बोनिल ग्रुप जो होते हैं वो एक्टिव रिएक्टिव ग्रुप होते हैं. कार्बोनिल ग्रुप रिएक्टिव ग्रुप होते हैं तो उसके नियर बाय जो भी एटम होगा वहाँ से आपका हाइड्रोजन रिमूव होगा. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है उसके एग्जैक्ट अटैच CH3 था तो वहाँ से हाइड्रोजन गया. उसके बाजू में ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है C2H5 ग्रुप. तो हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया है ना ही कि कार्बोनिल ग्रुप से. तो कार्बोनिल ग्रुप क्योंकि रिएक्टिव ग्रुप है तो कार्बोनिल ग्रुप के बगल में जो आपका कार्बन ग्रुप लगा हुआ होगा उसके साथ लगे हुए हाइड्रोजन में से वो एब्स्ट्रैक्ट होगा. तो इतनी चीज़ आपको याद रखनी है. सेकेंड जो टाइप है बाई ट्रीटिंग अल्काइल ब्रोमाइड विथ मेटल. मेटल हमने यहाँ पे लिथियम का यूज़ करा है. अल्काइल ब्रोमाइड यानी कि CH3Br C2H5Br प्रोपाइल ब्रोमाइड कोई भी अल्काइल ग्रुप ले लिया उसको हमने हेलोजन के साथ कंबाइन कराया तो अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हुआ जो लिथियम यानी कि मेटल के साथ रिएक्ट करेगा और CH3 नेगेटिव यानी कि कार्बेनाइन का जनरेशन करेगा. उसके साथ लिथियम मेटल जो है वो जुड़ जाएगी. ब्रोमीन यानी कि हेलोजन जो थी वो आपकी एक मेटल के साथ, क्योंकि हमने 2 एटम लिए हैं मेटल के, तो एक मेटल के साथ आपका जो हेलोजन है वो जुड़ के लिथियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन करेगा. तो इस तरीके से आप यहाँ पे कार्बेनाइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं. नोट आपको याद रखनी है, द लिथियम a single valence electron and is first member of group 1 alkali metal like any सोडियम और रुबिडियम एक्सेट्रा हम यूज़ कर सकते हैं. लिथियम जो है वो ग्रुप 1 का मेटल है, वो हम सभी को पता है. तो लिथियम की जगह पे हम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम का भी यूज़ कर सकते हैं. तो इस तरीके से हमने कार्बेनाइन का जनरेशन करा. नेक्स्ट फ्रॉम ट्राईफिनाइल मीथेन. ट्राईफिनाइल यानी कि आप 3 यहाँ पे देख पा रहे होंगे, फिनाइल रिंग है. मीथेन यानी कि एक कार्बन एटम कंटेनिंग जो कंपाउंड होते हैं उसे हम बोलेंगे मीथेन. ठीक है, तो कार्बन के साथ 3 फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं और एक हाइड्रोजन यानी कि 4th वैलेंसी हाइड्रोजन से ऑक्यूपाइड है. उसकी हमने रिएक्शन करवाई सोडामाइड के साथ यानी कि NaNH2 के साथ. NaNH2 के अंदर हम
मेटल एमाइड को लेंगे। एमाइड यानी कि NH2 नेगेटिव, NH2 माइनस चार्ज, और मेटल यानी कि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, लिथियम का हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने सोडामाइड यानी कि NaNH2 का यूज़ करा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम सोडामाइड के साथ ट्राइफिनाइल मीथेन का रिएक्शन करवाएंगे तो ये जो हाइड्रोजन एटम है वो एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा और कार्बन के ऊपर आपको नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज देखने को मिलेगी, विच इज़ योर कार्बेनाइन। Na+ जो है वो एज ए मेटल निकल जाएगा और NH3 जो है वो आपका यहाँ से निकलेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सोडामाइड के अंदर NH2 नेगेटिवली चार्ज था, तो यहाँ से हाइड्रोजन पॉजिटिव जो है वो इस NH2 नेगेटिव के साथ रिएक्ट करवा के NH3 माइनस का फॉर्म यानी कि एमोनिया गैस का फॉर्म यहाँ पे होता हुआ दिखेगा। मेन क्या है हमारे पास, ट्राइफिनाइल मीथेन कार्बेनाइन हमें यहाँ पे जनरेट होता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन बाय बेस, जो हमारा बेस है वो क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन जहाँ से एब्स्ट्रैक्ट होगा वहाँ पे कार्बन का जनरेशन होता हुआ आपको दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल CH3NO2 है, बेस का हमने इंट्रोडक्शन करवाया, तो क्या होगा, CH3 में से एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा और CH2 माइनस हमें देखने को मिलेगा। सेम गोज विद द एरोमेटिक रिंग, बेस का अगर हम रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन होगा और CH2 माइनस में यहाँ पे आपको कन्वर्जन देखने को मिलेगा। सिमिलर चीज़ है, यहाँ से एक हाइड्रोजन का अगर हम एब्स्ट्रैक्शन करवाएंगे तो हमें नेगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट होंगे क्योंकि वो रिएक्टर में भी है, ठीक है। सिंथेटिक मेथड है आपकी एक, द ट्रीटिंग बाय ट्रीटिंग एसिड विथ बेस फॉलोइंग बाय डी कार्बोक्सिलेशन वी गेट कार्बेनाइन। डी कार्बोक्सिलेशन यानी कि डी कार्बोक्सिलेशन यानी कि CO2 गैस का रिमूवल होना, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा CO2, ठीक है। हम एसिड को अगर ट्रीट करेंगे विथ बेस तो क्या प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले तो जो एसिड है वो इस तरीके का फॉर्म रखता है, R, C डबल बॉन्ड O और OH, ठीक है। तो बेस के साथ अगर हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से जो CO2 ग्रुप है, CO2 डी कार्बोक्सिलेशन है वो करके CO2 जो आपका गैस है वो निकल जाएगा। R जो है वो क्या होगा, एज ए कार्बेनाइन आपको यहाँ पे फॉर्म होता हुआ दिखेगा। तो एसिड को हम फॉर्म करेंगे, ट्रीट करेंगे बेस के साथ, ठीक है। बेस के साथ फॉर्म करने पर डी कार्बोक्सिलेशन होगा, CO2 जो है वो रिमूव होगा और अल्काइल ग्रुप जो है वो एज एनायन हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि अल्काइल ग्रुप के अंदर क्या होता है, कार्बन एटम होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आपको देखने को मिलेगा। फ्रॉम अनसेचुरेटेड कंपाउंड यानी कि कंपाउंड कंटेनिंग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल यानी कि जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है वो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के ऊपर क्या करेगी, अटैक करेगी। मान लीजिए कि इस डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमने लेफ्ट हैंड साइड यानी कि लेफ्ट वाले कार्बन के ऊपर शिफ्ट करवाए, तो इस कार्बन के ऊपर जनरेट होगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इस कार्बन के ऊपर क्योंकि इलेक्ट्रॉन गए हैं तो पॉजिटिव चार्ज होगा। इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर ये जो Y माइनस यानी कि न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा। तो कार्बन के साथ आपको यहाँ पे Y जुड़ता हुआ दिखेगा और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हमने जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करवाया उस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जनरेट होता हुआ दिखेगा। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड के ऊपर हम न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करवा के भी कार्बेनाइन को फॉर्म कर सकते हैं। अ ग्रुप अटैच टू कार्बन लिव्स विदाउट इट्स लोन पेयर, यानी कि अल्काइल हैलाइड आपके पास है, अभी ये क्या करेगा, हैलाइड जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन लिए बगैर निकल जाएगा। तो अगर अपने इलेक्ट्रॉन हैलाइड ने लिए ही नहीं तो वो इस अल्काइल ग्रुप के ऊपर छोड़ के जाएगा। इलेक्ट्रॉन छोड़ना यानी कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज करना, तो यहाँ पे R के ऊपर माइनस चार्ज हमें देखने को मिलेगा, विच इज़ योर कार्बेनाइन, ठीक है। सिमिलर अल्काइल हैलाइड अगर मैग्नीशियम और ईथर के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे तो RMgX का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। ये R, ये Mg और ये X, जिसे हम बोलेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड बिहेव लाइक अ कार्बेनाइन, ठीक है। RMgX जो है उसमें से MgX एज ए नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज एक्ट करती है और R जो है वो R जो है वो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज रिएक्ट करती है और MgX जो है वो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज रिएक्ट करती है, जहाँ पे मैग्नीशियम पॉजिटिव चार्ज मेटल के तौर पे बिहेव करेगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होते हैं वो सोर्स होते हैं कार्बेनाइन के। चलिए, स्टेबिलिटी अगर हम कार्बेनाइन की डिस्कस करें तो सबसे पहले मोर द एस कैरेक्टर मोर ऑफ कार्बेनाइंस स्टेबिलिटी, दस एसिटिलीन इज मोर स्टेबल, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन।
ठीक है। तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन यानी कि एसिटिलीन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। मोर एस कैरेक्टर मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर क्लोज टू न्यूक्लियस, यानी कि एस जो सबशेल होती है वो आपने एटम के फॉर्मेशन में देखा होगा कि एस सबशेल जो होती है वो न्यूक्लियस के सबसे करीब होती है। उसके ऊपर होती है पी सबशेल, एस पी डी और एफ, इस तरीके से हम जाते हैं। तो एस कैरेक्टर यानी कि एस सबशेल जो है वो न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा करीब होगी। एंड हाइड्रोजन अटैच टू कार्बन गोज आउट इजीली, यानी कि हाइड्रोजन जो अटैच होते हैं कार्बन से वो इजीली अटैच हो सकते हैं, इजीली रिमूव हो सकते हैं। तो sp कैरेक्टर यानी कि ट्रिपल बॉन्ड के अंदर जो कैरेक्टर होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि सबसे ज़्यादा एसिटिलीन की स्टेबिलिटी होगी। उसके बाद डबल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन एटम की जो स्टेबिलिटी होगी, और उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन एटम की स्टेबिलिटी होगी। तो आप यहाँ पे इस चीज़ को याद रखिएगा, मैं इस चीज़ को हाईलाइट कर देती हूँ। sp के अंदर कार्बन आयन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, देन sp2 में और देन sp3 में। तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन इस तरीके की स्पीशीज़ अगर आपको देखने को मिले तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। देन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और देन कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, देन कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। तो आई होप आपको ये पॉइंट जो होगा वो क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे एस कैरेक्टर ज़्यादा क्यों है, क्योंकि एस पी हाइब्रिडाइजेशन है, तो एस का 50% हुआ, पी का 50% हुआ। sp2 के अंदर पी जो ऑर्बिटल है वो दो ऑर्बिटल है, एक एस ऑर्बिटल है और दो पी ऑर्बिटल है। तो ज़्यादा कैरेक्टर पी का हो गया और कम कैरेक्टर एस का हो गया, और उससे भी कम sp3 में होगा, क्योंकि p जो है वो 3 ऑर्बिटल है और s जो है वो सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है। तो p का ज़्यादा पोर्शन हो गया, ठीक है, तो उसकी स्टेबिलिटी कार्बन आयन की कम हो जाएगी। तो sp sp2 और sp3 आपको ये जो है वो याद रखना है। कंजुगेशन ऑफ अनशेयर्ड पेयर विथ अ डी ऑर्बिटल, यानी कि मान लीजिए कि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और तीनों सिंगल बॉन्ड यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो स्टेबिलिटी कम होगी क्योंकि रेजोनेंस हो नहीं रहा है। अगर आप यहाँ पे देखो कि क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। ये जो कार्बन के नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन और क्लोरीन के बीच के बॉन्ड में शिफ्ट करेंगे, तो कार्बन और यहाँ पे क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। जो यहाँ पे जो ये नेगेटिव चार्ज है क्लोरीन के ऊपर, अब वो इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में पार्ट कर पाएगा, ताकि डबल बॉन्ड वाले जो कंपाउंड होंगे जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज होगा उसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो ज़्यादा होगी। अगर हम देखें प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी कार्बन आयन की, यानी कि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज किसी भी एक अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ होगा, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। देन कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जो दो अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़े होंगे उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। देन कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जो तीन अल्काइल ग्रुप से जुड़े हुए होंगे। क्यों, इसका रीज़न हमने कार्बोकेटायन के अंदर भी देखा था। देखिए, ये जो है वो आपका प्राइमरी कार्बन आयन है, क्योंकि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दो हाइड्रोजन है और सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप यानी कि एक अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज को जितना हम न्यूट्रलाइज कर सके उतना ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी को हम इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। अगर मिथाइल ग्रुप अगर इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ऑलरेडी कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है यानी कि इलेक्ट्रॉन है, तो नेगेटिव नेगेटिव तो रिपल्शन हो जाएगा, तो ये जो कार्बन एटम है वो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अगर हम सेकेंडरी कार्बन आयन की बात करें, अगर हम सेकेंडरी कार्बन आयन की बात करें तो दो मिथाइल ग्रुप होंगे तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे एज़ कम्पेयर टू सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप। एक मिथाइल ग्रुप होगा तो वो सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाएगा। अगर दो मिथाइल ग्रुप है वो तो चार इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी दो इलेक्ट्रॉन है और चार इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड हो जाएंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू अगर तीन मिथाइल ग्रुप होंगे तो वो और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा इस नेगेटिव चार्ज कार्बन एटम को। तो अगर तीन मिथाइल ग्रुप होंगे वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं तो इस कार्बन एटम जिसके पास नेगेटिव चार्ज है उसे वो ज़्यादा अनस्टेबल कर देंगे। हमें तो स्टेबिलिटी चाहिए, तो टर्शरी कार्बन आयन जो होती है उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होती है, देन सेकेंडरी और देन प्राइमरी। तो अब आपको ये जो है वो पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा।
प्राइमरी के अंदर सिर्फ एक ही मिथाइल ग्रुप होता है जो नेगेटिवली चार्ज कार्बन एटम को डोनेट कर सकता है। देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। टर्शरी के अंदर 3 मिथाइल ग्रुप होंगे जो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ जाएगी। ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन करेंगे, स्टेबल नहीं होंगे। तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी का जो ये ऑर्डर है वो आपको याद रखना है हमेशा के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे ड्यू टू एरोमेटिसिटी जो है वो किस तरीके से कार्बन आयन की स्टेबिलिटी इंक्रीज करते हैं। सर्टेन कार्बन आयन आर स्टेबलाइज बिकॉज दे आर एरोमेटिक। फॉर एग्जाम्पल साइक्लोपेंटाडाइन की अगर हम बात करें तो बेस की प्रेजेंस में हमने हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को जनरेट कर दिया। अभी यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज ये जो साइक्लोपेंटाडाइन है उसकी अगर आप एरोमेटिसिटी के रूल के हिसाब से काउंट करोगे तो 2, 2 और 2 यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हक्केल का रूल को फॉलो करते हैं। साइक्लिक और कॉन्जुगेशन सिस्टम है तो ये जो पूरी रिंग हो जाएगी साइक्लोपेंटाडाइन विथ नेगेटिव चार्ज कार्बन एटम यानी कि कार्बन आयन, तो वो एरोमेटिक होगी। और हम सभी को पता है कि एरोमेटिक कंपाउंड हाईली स्टेबल होते हैं। यहाँ पे साइक्लोहेप्टाट्राइन की भी बात करी है। यहाँ से अगर हम हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर ले तो आपको ये साइक्लिक कॉन्जुगेशन में सिस्टम देखने को मिलेगा। और अगर आप यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, 8 यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे देखने को मिलेगा विच इज़ नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो थोड़े से कम स्टेबल होते हैं, लेकिन जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। तो अनस्टेबल की अगर हम कंपेयर करें तो नॉन एरोमेटिक थोड़े से स्टेबल होते हैं। तो कार्बन आयन अगर फॉर्मेशन करता है एरोमेटिसिटी का तो वो कार्बन आयन क्या होगा, स्टेबल होगा। तो ये थी आपकी कार्बन आयन की स्टेबिलिटी से रिलेटेड चीज़ें। रिएक्शंस को अगर हम देखें तो आई होप आपको इस तरीके से दिखाना पड़ेगा। ओके, देखिए रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो aldol कंडेंसेशन है, नोवेलेंज कंडेंसेशन है, अल्काइलेशन ऑफ अल्काइन है, तो राइमर टाइमर रिएक्शन है। तो ये जो सारी रिएक्शन होती है वो कार्बन आयन इंटरमीडिएट के थ्रू होती है। यानी कि इन सभी रिएक्शन के अंदर इंटरमीडिएट के तौर पे आपको कार्बन आयन का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। अगर हम aldol कंडेंसेशन की बात करें तो कीटोनिक ग्रुप को हम लेंगे और एल्डिहाइडिक ग्रुप को हम लेंगे। तो 2 इक्विवेलेंस एल्डिहाइडिक ग्रुप के लेंगे और 1 इक्विवेलेंस हम लेंगे कीटोनिक ग्रुप के। इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे बेस की प्रेजेंस में, इथेनॉल की प्रेजेंस में। वाटर हम कंडेंसेशन में यूज़ करेंगे एंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हम रिएक्शन करेंगे तो आपका प्रोडक्ट मिलेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स। तो ये तो पूरी रिएक्शन थी aldol कंडेंसेशन, ठीक है। इसके अंदर इंटरमीडिएट एज अ कार्बन आयन कौन सा फॉर्म होगा, तो आपके पास जो ये कीटोनिक ग्रुप है, ठीक है, कीटोनिक ग्रुप है। मान लीजिए कि मैंने एसीटोन लिया CH3COCH3, तो एसीटोन में यहाँ पे जो CH3 था वहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होके CH2 नेगेटिवली चार्ज आपको देखने को मिलेगा विच इज़ कार्बन आयन। और वो कार्बन आयन आपका इस एल्डिहाइड के साथ जुड़ के प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलेगा। अगर मैंने कीटोन के तौर पे इस तरीके से साइक्लोहेक्सेनॉन को लिया तो साइक्लोहेक्सेनॉन के बाजू में यहाँ पे जो CH2 ग्रुप था वहाँ से प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन होगा और CH- आपको कार्बन आयन देखने को मिलेगा, ठीक है। और उस माइनस के साथ जो आपका बेंजाल्डिहाइड होगा जो वहाँ पे इस तरीके से जुड़ेगा और आपको प्रोडक्ट दिखने को मिलेगा। अगर मैंने बेंजोफिनॉन लिया यानी कि फिनाइल COCH3 एसिटोफिनॉन लिया फिनाइल COCH3, तो वहाँ पे जो CH3 था यहाँ से हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन होके CH2 नेगेटिव यानी कि कार्बन आयन का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। तो इन पूरे यानी कि aldol कंडेंसेशन के अंदर जो कीटोन हम लेंगे, कीटोन में से जो भी आपका ग्रुप C डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ा हुआ होगा वहाँ से हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ बेस और कार्बन आयन का जनरेशन होगा एज ए इंटरमीडिएट, और उस इंटरमीडिएट का कंडेंसेशन होगा एल्डिहाइड के थ्रू, और एल्डिहाइड के थ्रू कंडेंसेशन होने पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन मिलेगा। नोवेलेंज रिएक्शन के अगर हम बात करें तो बेंजाल्डिहाइड और इस तरीके का डाई कीटोनिक कंपाउंड के साथ वाटर मोलिक्यूल के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो इस तरीके का फॉर्म कंडेंस प्रोडक्ट आपको मिलेगी, जहाँ पे आप 2 कीटोनिक ग्रुप के बीच में यहाँ पे CH2 देख पा रहे होंगे। यहाँ पे से बेस की प्रेजेंस में अगर प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा तो कार्बन आयन इस तरीके का जनरेट होता हुआ आपको दिखेगा। और उस कार्बन आयन की रिएक्शन
अगर हम बेंजाल्डिहाइड के साथ करेंगे तो इस तरीके का आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। अल्काइलेशन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो फिनाइल के साथ एसिटिलीन यानी कि C ट्रिपल बॉन्ड CH ग्रुप लगा हुआ है, तो उसका अल्काइलेशन हम मिथाइल आयोडाइड के साथ करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सोडामाइड। सोडामाइड की प्रेजेंस में हमने देखा कि अल्काइल हैलाइड में से CH3 जो होगा वो आपका CH2 ग्रुप दे देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि sp कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा, तो sp कैरेक्टर में से सबसे पहले हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा, देन sp3। क्योंकि CH3 आयोडीन के अंदर sp3 कैरेक्टर है, हमने देखा कि sp कैरेक्टर की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो sp कैरेक्टर में से यानी कि फिनाइल के साथ जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन लगा हुआ था वहाँ से हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन होगा और आपको कार्बन आयन देखने को मिलेगा। राइमर टाइमर रिएक्शन जो है वो फ्री रेडिकल का भी एक पोर्शन है, लेकिन यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा CH Cl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म कि अगर हम रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ट्राइथाइल एमाइन, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन था CHCl3, तो यहाँ से क्लोरोफॉर्म में से हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन होगा और आपको ये जो कार्बिन का है फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। कार्बिन यानी कि यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज एटम, तो अगर वो आपकी रिएक्शन करेगा फिनाइल के साथ जुड़ा हुआ OH यानी कि फिनॉल के साथ, तो आपका इस तरीके का जो प्रोडक्ट है राइमर टाइमर रिएक्शन की वो आपको देखने को मिलेगी। तो बेसिक सी चीज़ें हैं, अल्डोल कंडेंसेशन, नोवेलेंज रिएक्शन, ऐसी भी बहुत सारी नेम रिएक्शन है जहाँ पे आपको कार्बन आयन का फॉर्म होता हुआ दिखेगा एज एन इंटरमीडिएट, ठीक है। तो ये स्टेबिलिटी रिलेटेड, रिएक्शन रिलेटेड और जनरेशन रिलेटेड चीज़ें थी टू कार्बन आयन। आई होप आपको इस वीडियो लेक्चर के अंदर कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई होगी। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको ये लेक्चर किस तरीके का लगा। आपके कोई भी सजेशन हो आप बता सकते हो। आई विल डेफिनेटली अप्लाई एंड एम्पलीफाई ऑन इट। सो मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे होंगे मोस्ट प्रॉबेबली कार्बीन को, फ्री रेडिकल्स को, बाकी जितने भी इंटरमीडिएट बचे हुए होंगे वो सभी को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर से कंटिन्यू करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव।